नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। एक तरफ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कोरोना महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रदेश के निराश्रित लोगों को आर्थिक मदद पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। आज सीएम योगी ने दिव्यांगजनों, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन पाने वाले लाभार्थियों के खाते में धनराशि को ट्रांसफर करने का कार्य किया। उनसे बात कर उनका हाल भी जाना, उनको आगे भी मदद का भरोसा दिया। कोरोना महामारी का संकट चल ही रहा है और उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तत्परता से निपट रही है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास 5 कालीदास मार्ग पे कुछ देर पहले निराश्रित जो थे उनको पेंशन, उनके खातों में पेंशन देने का काम किया है। उसमें वृद्धावस्था, दिव्यांगजन हैं, विकलांग लोग हैं, दिव्यांगजनों को, साथ ही जो विधवा हैं, इन सभी निराश्रितों के खातों में पैसा भेजने का काम किया है। साथ ही उनके साथ उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई जिलों के जो लोग उनके साथ सीधे जुड़े थे उनसे बातचीत की, उनका हालचाल जाना, उनकी तकलीफ को समझा और ये भी आश्वासन दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार उनके साथ पूरी तरह से खड़ी है और आगे भी ये दूसरी किस्त है, आगे की भी किस्त जो है वो दी जाएगी। उनको किसी भी तरह से धन की कमी नहीं होने दी जाएगी ताकि उनको किसी तरह की तकलीफ हो। तो एक तरह से कोरोना महामारी में सरकार पूरी तरह से, पूरी तत्परता से नियंत्रण करने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। वहीं दूसरी तरफ निराश्रितों की सहायता के लिए उनके खाते में पैसे भेजने का काम मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। कैमरा पर्सन गौरव वर्मा के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर इसको रोक दिया गया। प्रदेश सरकार हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ डबल बेंच में अपील करेगी। हमारे सहयोगी मनीष कुमार मिश्रा ने उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। कल 3 जून से उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग की जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया थी उसकी शुरुआत होनी थी। हालांकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कुछ कमियों को, कुछ तकनीकी प्रश्न उठा के इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फिलहाल कहा कि इसको स्थगित कर दिया जाए। कल देर शाम उसको रोकने के लिए आदेश भी जारी कर दिए गए। हम बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी से। कल से शुरुआत होनी थी काउंसलिंग की जो 69,000 शिक्षकों की थी। अचानक उच्च न्यायालय की तरफ से एक आदेश आया और कुछ तकनीकी चीज़ों को, बिंदुओं को बताया गया कि इस कारण अभी फ़िलहाल रोका जाए जब तक उसका निपटारा ना हो जाए। देखिए, कुछ अभ्यर्थियों को कुछ प्रश्नों के उत्तरों पर आपत्ति थी। उनका ये कहना था कि हमने जो उत्तर लिखे हैं वो सही है, लेकिन हमारे जो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी होते हैं जिनकी देखरेख में परीक्षा संपन्न होती है, उनकी एक विशेषज्ञ समिति होती है। प्रश्नों के उत्तर और प्रश्न दोनों का निर्धारण वो विशेषज्ञ समिति करती है। उस विशेषज्ञ समिति का ये कहना था कि हमारे पास जो संदर्भ थे जिनको रेफरेंस के रूप में देखा जाता है, उन आधारों पर जो हमने उत्तर सही माना है, जो आंसर की जारी किया है, वही सही है। लेकिन इस मामले को लेकर के अभ्यर्थी, हमारी काउंसलिंग कल से शुरू हो गई थी। 6 तारीख तक काउंसलिंग चलती, नियुक्ति इसी बीच काउंसलिंग होती रहती। जैसे जैसे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता हम नियुक्ति पत्र जारी करते। लेकिन लखनऊ की माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कल ये फैसला दिया। उन प्रश्नों को लेकर के एक व्यवस्था दी है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को के कहा है कि एक कमेटी बनाए और उस कमेटी में जो यूजीसी से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं उन प्रश्नों के उत्तरों का निर्धारण करें। और तब तक के लिए 8 मई को 2020 को जो हमने अधिसूचना जारी की थी, जिस अधिसूचना के द्वारा ये भर्ती की प्रक्रिया अंतिम चरण में थी, काउंसलिंग चल रही थी, उस पूरी प्रोसीडिंग को रोकने का आदेश दिया। तो इसलिए हम लोगों ने माननीय न्यायालय के आदेश का तुरंत अनुपालन करते हुए कल ही काउंसलिंग की प्रक्रिया को रोक दी है। लेकिन इस फैसले के खिलाफ हम डबल बेंच में अपील में जा रहे हैं। तो कब तक उम्मीद है जाने की? अब आज संभवतः अपील दाखिल हो गई होगी, क्योंकि हमारी चिंता ये है कि इस 69,000 की भर्ती से एक तरफ उत्तर प्रदेश के स्कूलों को 69,000 योग्य शिक्षक तो मिलने ही थे, दूसरी तरफ एक बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश सरकार का ये था, इस लॉकडाउन की परिस्थिति में 69,000 नौजवानों को रोज़गार मिलना था। 69,000 परिवारों का आधार उत्तर प्रदेश की सरकार तैयार कर रही थी। पिछले 3 सालों में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बेसिक शिक्षा में 50,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती कर चुकी थी। यह एक बड़ा भर्ती अभियान है, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि यह अभियान हमारा पूरा हो। इसलिए हम इस फैसले के खिलाफ डबल बेंच में जा रहे हैं। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी। उनका कहना है कि जो कल आदेश आया और उनको यूनिवर्सिटी जो अनुदान आयोग है उसके
हिसाब से कि विशेषज्ञ रहेंगे और जो त्रुटियों को लेके एक जो मार्किंग को लेके बात दायर हुई थी याचिका अभ्यर्थियों की तरफ से, उसकी पूरी स्पष्टीकरण या जो पूरा वो विषय होगा वो रखा जाएगा। हालांकि इनका साफ कहना है बेसिक शिक्षा मंत्री जी का कि वो डबल बेंच जाएंगे, इसलिए कि 69,000 शिक्षकों की प्रक्रिया 3 साल से न्यायिक प्रक्रिया में ही उलझी हुई है। अभी कुछ दिन पहले जैसे ही उच्च न्यायालय ने जिस मामले को रिजेक्ट किया था, प्रक्रिया शुरू हुई थी और कहीं न कहीं बात सही है कि इस लॉकडाउन में जहां रोजगार के संकट उत्पन्न हुए हैं, उस तरफ दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 69,000 शिक्षकों की भर्ती एक बहुत बड़ा रोजगार का रोड मैप था। लेकिन फिर उच्च न्यायालय के आदेश की वजह से ये मामला रुक गया है। हालांकि देखना कि अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो डबल बेंच में याचिका दाखिल की जाएगी, अपील की जाएगी, उस पर उच्च न्यायालय का क्या रुख होता है। कैमरा पर्सन गौरव वर्मा के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। अयोध्या स्थित ढांचा विध्वंस मामले में गुरुवार को भाजपा नेता विनय कटियार, रामविलास वेदांती सहित कई आरोपी सीबीआई कोर्ट में पेश हुए। आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते पिछली तारीख पर सभी आरोपी बयान दर्ज कराने नहीं पहुंच सके थे, जिसके कारण कोर्ट ने 4 जून की तारीख तय की थी। मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह और उमा भारती सहित 32 आरोपियों के बयान दर्ज होने हैं। गुरुवार को विनय कटियार, पवन पांडे, रामविलास वेदांती, विजय बहादुर और संतोष दुबे की पेशी हुई। हम आतंकवादी बाबर के कारनामों को थोड़ी स्वीकार कर लेंगे। हमने राम कार्य किया है, कार सेवा में गए थे, तो वो स्वीकार है कि सब लाखों की भीड़ थी, 10 लाख की भीड़ थी। तो 10 लाख की भीड़ जब कोई काम कर रही है, मैं आंखों से वहाँ था, मैंने देखा था, तो कार सेवा में मैंने भी थोड़ा प्रसाद लिया, तो क्या गुनाह हो गया? इसमें कौन सा अपराध हो गया? ये तो धर्म कार्य था, हमने राम कार्य किया, कोई अपराध नहीं किया। और जब कोई अपराध नहीं किया तो उसकी सजा क्या बनती है? प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में अरबों के ठेके घोटालेबाज संस्था लैकफेड को जारी किए गए थे। न्यूज इंडिया ने 12 फरवरी को पूरे घोटाले का बेबाकी से खुलासा किया था। खबर का असर ये हुआ कि शासन ने ठेकों को लैकफेड से छीनकर कार्यदायी संस्था जल निगम को बना दिया है। अब हजारों करोड़ के बाकी ठेकों पर भी सवालिया निशान खड़ा हुआ है। अरबों के ठेकों की बंदरबाट करने वाले अफसरों पर कार्रवाई से सभी कन्नी काट रहे हैं। 13 मई को यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव मनोज सिंह ने एक शासनादेश जारी किया है, जो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत तमाम जिलों में स्वीकृत 64 ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं के निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था के चयन से जुड़ा है। योजनाओं की लागत 146 करोड़ से ज्यादा है। अब इन ठेकों की कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम को बनाया गया है। पूरे प्रदेश के लिए जहाँ भी पाइप पेयजल योजनाएं हैं, वो सब कार्य जल निगम को दे दिया गया है। इसके विषय में गवर्नमेंट ने तो आदेश जारी कर दिया है, जो डायरेक्टरेट को मिल भी गया है। अब उसी के अनुक्रम में अग्रेतर कार्रवाई कराई जाएगी। बलरामपुर के विषय में अभी फाइनल कोई आदेश स्पष्ट रूप से हमको नहीं मिला है। उसके विषय में हमें इतना ज्ञान है कि शासन स्तर पर विचार उस पर चल रहा है। अब आपको अफसरों के खेल की पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल अरबों के घोटाले में फंसी संसाधन विहीन संस्था लैकफेड को साजिश के तहत ठेकों में करोड़ों की कमीशन खोरी के खातिर पहले कार्यदायी संस्था बनाया गया था। अफसरों ने ठेके देने के लिए पूर्व में ही संस्था का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड अर्थात CLDF कर दिया था। न्यूज इंडिया ने 12 फरवरी को पूरे घोटाले का खुलासा करके अफसरों को बेनकाब किया था। जल निगम के प्रबंध निदेशक विकास गोठलवाल ने निगम को शासन द्वारा कार्यदायी संस्था बनाने की पुष्टि की है। MD के मुताबिक जल निगम EPC मोड में काम कराएगा। उत्तर प्रदेश में सीवेज ट्रीटमेंट और पेयजल का काम करने की विशेषज्ञता सिर्फ जल निगम के पास है। इसके बावजूद वो अफसर उन एजेंसियों को अरबों के ठेके बांट रहे हैं, जिनके पास ना संसाधन है और ना ही किसी प्रकार की विशेषज्ञता। उत्तर प्रदेश जल निगम समन्वय समिति ने 10 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यूपी में पेयजल योजनाओं और STP के संचालन का काम अनुभवहीन संस्थाओं को देकर 30,000 करोड़ के ठेकों में बंदरबाट का गंभीर आरोप लगाया था। इन घोटालों में तत्कालीन प्रमुख सचिव नगर विकास मनोज कुमार सिंह और मौजूदा प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण मनोज सिंह की भूमिका कटघरे में है। अभी बुंदेलखंड पैकेज के तहत करीब 15,000 करोड़ और वन सिटी वन ऑपरेटर योजना के तहत 12,000 करोड़ के ठेकों पर बड़े अफसरों ने चुप्पी साध रखी है। इन ठेकों की धनराशि और कार्यदायी संस्थाओं का चयन यूपी सरकार के बड़े अफसरों की नीयत पर कई सवाल खड़े कर रहा है, जबकि इन बड़े ठेकों की पूरी जिम्मेदारी जल निगम को मिलनी चाहिए थी। ग्रामीण पेयजल से संबंधित 146 करोड़ के काम जल निगम को वापस हुए हैं। STP से संबंधित 124 करोड़ के काम थे, वो अभी वापस नहीं, उनके आदेश अभी तक नहीं हुए हैं। ये आदेश
जल निगम के एक्ट को संज्ञान में लेते हुए वापस हुए हैं। हमें आश्चर्य है इस बात का कि ये संज्ञान क्या पहले नहीं था। पत्रावली तो माननीय मुख्य सचिव से लेकर माननीय मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री तक जाती है। इसकी जांच तो निश्चित ही होनी चाहिए और यही खिलवाड़ 14,000 करोड़ रुपए के बुंदेलखंड पैकेज के साथ भी हुआ है। इसके पीछे क्या भ्रष्टाचार है, क्या खेल है, इसकी जांच भी होनी चाहिए, काम वापस भी आना चाहिए। इसी तरह से वन सिटी वन ऑपरेटर जो अमृत की योजना है, एसटीपी और सीवर के मेंटेनेंस को लेकर के जल निगम ने विगत 10 वर्षों में मात्र 1200 करोड़ रुपए उसको मिले और काम कराया। उनको 12,000 करोड़ रुपए दिए गए। उसमें भी एनएमसीजी जो भारत सरकार में है, स्टेट में एसएमसीजी है, स्टेट क्लीन गंगा मिशन, उसके अधिकारी क्यों इसमें इंटरेस्टेड हैं ठेका देने में कंपनियों को 12,000 करोड़ का दे दिया। उसमें मनोज कुमार सिंह जी जो पहले नगर विकास में प्रमुख सचिव थे, अब वो ट्रांसफ़र भी हो गए हैं वहाँ से। हो सकता है ये भी एक उनका कारण रहा हो, लेकिन निश्चित रूप से इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। और केवल बंदरबांट है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक मनी, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एजेंसी और जनता के साथ मजाक हो रहा है। इसकी जांच सीबीआई जांच होनी चाहिए और इन सब के खिलाफ जरूर कार्रवाई की जानी चाहिए। तत्कालीन बलरामपुर डीएम कृष्णा करुणेश और सिद्धार्थनगर डीएम रहे कुणाल सिल्कू समेत देवीपाटन मंडल गोंडा के कमिश्नर महेंद्र कुमार ने घोटालेबाज संस्था लैकफेड को करोड़ों के ठेके दिए जाने का विरोध जताते हुए काम वापस लिए जाने के संबंध में प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण मनोज सिंह को पत्र भी लिखा था। बलरामपुर में बाकायदा 124 करोड़ का एसटीपी ठेका 31 टुकड़ों में बांटकर लैकफेड को दिया गया था। न्यूज इंडिया के खुलासे के बाद 20 मार्च को प्रमुख सचिव व निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण मनोज सिंह ने उत्तर प्रदेश वाटर सप्लाई एंड सीवरेज एक्ट का हवाला देते हुए लैकफेड को दिया ठेका निरस्त कर दिया। साथ ही सीवेज ट्रीटमेंट का ठेका जल निगम को दिए जाने के संबंध में पुनर्विचार के निर्देश अफसरों को दिए हैं। शासनादेश भी जल्द ही जारी हो जाएगा। गर्दन फंसने पर लैकफेड का अरबों का ठेका देने वाले प्रमुख सचिव मनोज सिंह अब अपने ही आदेश को पलट भी रहे हैं, इसलिए किसी भी जांच की उम्मीद तो कतई मत रखिए। यूपी की नौकरशाही को किसी का भी डर नहीं है, जो प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक के ड्रीम प्रोजेक्ट्स को भ्रष्टाचार का दीमक बनकर चट करने में जुटी है। आखिर लैकफेड जैसी घोटालेबाज संस्था को ही प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में अरबों के ठेके क्यों दिए गए, ये बताने को योगी सरकार का कोई भी बड़ा अफसर तैयार नहीं है। हालांकि दबी जुबान से अफसरों ने ये साफ तौर पे कहा कि 1 करोड़ से लेके 1,000 करोड़ तक के ठेकों के लिए कार्यदायी संस्थाओं के चयन की सीधी जिम्मेदारी विभागीय मंत्री की होती है। और उस समय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण थे। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखने वाली योगी सरकार हजारों करोड़ के ठेकों में अफसरों और मंत्रियों की मनमानी क्यों नहीं रोक पा रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन गौरव वर्मा के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। तो फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। उत्तर प्रदेश में पोषाहार घोटालों पर योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। न्यूज इंडिया लगातार यूपी में पोषाहार सिंडिकेट को बेनकाब कर रहा है। यूपी सरकार ने बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशक शत्रुघ्न सिंह को हटा दिया है, साथ ही डीपीओ कल्पना पांडे का भी निलंबन किया है। उत्तर प्रदेश में पोषाहार ठेकों को हड़पने की जंग पुरानी है। यूपी सरकार ने निदेशक पोषाहार शत्रुघ्न सिंह को हटाकर पोषाहार सिंडिकेट को एक बड़ा झटका दिया है। साथ ही पोषाहार में बार कोडिंग न कराने के लिए डीपीओ कल्पना पांडे को जिम्मेदार पाते हुए तत्काल निलंबन भी किया है। न्यूज इंडिया आपको लगातार दिखा रहा है किस प्रकार शराब माफिया पॉन्टी चड्ढा ग्रुप की 14 कंपनियां उत्तर प्रदेश में हजारों करोड़ के पोषाहार ठेकों को वर्षों से कब्जाती आई हैं। ये वही कंपनियां हैं जो यूपी में गर्भवती महिलाएं और बच्चों को घटिया पोषाहार लगातार आपूर्ति कर रही हैं। लेकिन मानकों के खिलाफ इन कंपनियों को न तो सरकार ने ब्लैकलिस्ट किया और न ही अफसरों ने कोई कार्रवाई की। सिंडिकेट में शामिल अफसरों और तमाम बड़े रसूखदारों का गठजोड़ सिर्फ योगी सरकार में ही नहीं, बसपा और समाजवादी पार्टी की सरकार में भी बदस्तूर जारी था। अभी तक पंजीरी घोटाले में शामिल कंपनियों पर कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे शासन में बैठे बड़े अफसर भी क्वेश्चन मार्क के दायरे में आ रहे हैं। हालांकि निदेशक पोषाहार शत्रुघ्न सिंह
का ये पहला मामला नहीं है। शत्रुघ्न सिंह जब लखनऊ जिला प्रशासन में एडीएम के पद पर तैनात थे तो खनन घोटाले में शामिल होने का भी आरोप उन पर था। उनके चहेते ठेकेदारों ने ही तमाम बड़े बड़े लोगों के यहाँ अवैध खनन किया था, जिसके बाद सरकार ने उन्हें एडीएम प्रशासन के पद से हटा दिया था। ऐसे में इन दागी अफसरों को लगातार महत्वपूर्ण तैनातियां किसके इशारों पर दी जा रही हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन सतेश के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अर्थात एसआईटी ने स्वास्थ्य महकमे के घोटालों पर शिकंजा कस दिया है। प्रदेश के 4 जिलों में करोड़ों के घोटालों की जांच एसआईटी को सौंपी गई थी। एसआईटी की टीम ने स्वास्थ्य महानिदेशालय और एनएचएम दफ्तर से न सिर्फ बजट का ब्यौरा हासिल किया है, बल्कि जिलों में तैनात रहे अफसरों के इतिहास को भी खंगालना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे में बीते 1 दशक के दौरान बड़े घोटालों को अंजाम दिया गया है। अखिलेश सरकार के दौरान पश्चिम के 4 जिलों में जिन स्वास्थ्य घोटालों को अंजाम दिया गया था, उनकी जांच एसआईटी ने तेज कर दी है। श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा और बहराइच में करोड़ों का स्वास्थ्य घोटाला हुआ था, जिसमें सीएससी और पीएससी स्तर पर दवाओं उपकरणों की खरीद अफसरों ने मनमाने तरीके से की थी। इन जिलों में तैनात रहे सीएमओ और संबंधित अस्पतालों के सीएमएस की पूरी सूची स्वास्थ्य महानिदेशालय और एनएचएम दफ्तर से एसआईटी के अफसरों ने तलब की है। इस मामले में एसआईटी ने एक विशेष टीम का गठन किया था, जिसका पत्र एनएचएम दफ्तर पहुंचा है। एनएचएम अफसरों का कहना है कि एसआईटी को बजट से जुड़ी सारी जानकारी दे दी गई है। हालांकि एसआईटी इन जिलों में तैनात रहे सीएमओ का पुराना इतिहास खंगाल रही है, क्योंकि इन जिलों में तैनात रहे सीएमओज ने बड़ी संपत्तियां भी पर्दे के पीछे से बनाई हैं। सीएससी और पीएससी स्तर पर जिन डॉक्टरों को तैनात किया गया था, उन्होंने भी संपत्तियां घोटाले की आड़ में बनाई हैं। ऐसे में एसआईटी अफसरों का कहना है कि सिर्फ घोटाले से जुड़ी जानकारी ही नहीं, अफसरों की संपत्तियों से जुड़ी जानकारियां भी आने वाले समय में खंगाली जाएंगी। कैमरामैन सतेश के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। हजरतगंज के सिकंदर नगर इलाके में एक 8 साल की बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी गई। बच्ची का शव उसके घर में बने कमरे में पाया गया था। परिजनों ने पुलिस को उसके आत्महत्या करने की बात कही, लेकिन पोस्टमार्टम में गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई है। लखनऊ के हजरतगंज से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक 8 साल की बच्ची की पहले गला दबाकर हत्या कर दी जाती है, फिर उसे फंदे से लटका दिया जाता है। लेकिन परिजन इसे आत्महत्या समझकर शव का अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर पता चला कि आत्महत्या नहीं, हत्या है। हजरतगंज के सिकंदर नगर में मंगलवार को 8 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई। हत्यारे ने वारदात को अंजाम देने के बाद शव को फंदे पर लटका दिया। फंदे पर शव लटका देख परिवारजन ने उसे नीचे उतारा और उसे आत्महत्या मानकर अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। जानकारी पाकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद पता चला कि मासूम की हत्या की गई है। सिकंदर नगर निवासी रामरेख की बेटी अलका मंगलवार को दोपहर में घर पर मौजूद थी। इस दौरान अलका की मां बाहर गई थी। दोपहर करीब 12 बजे अलका की बुआ सुनीता ने शोर मचाते हुए परिवार के लोगों को सूचना दी कि अलका ने फांसी लगा ली है। इसके बाद परिजनों ने शव को फंदे से उतारा और आत्महत्या मानकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे। इस बीच किसी ने पुलिस को इस घटना की सूचना दे दी। बुधवार को शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सभी भौचक्के रह गए। रिपोर्ट में गला दबाकर बच्ची की हत्या किए जाने की बात सामने आई। इधर शव लेने के बाद परिजनों ने लक्ष्मण मेला के पास शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पुलिस ने किसी तरह लोगों को शांत कराया। इतना ही नहीं, शव के पोस्टमार्टम के बाद शव को बीच सड़क पर रखकर परिजनों ने हंगामा भी किया। फिलहाल पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई है। कैमरा पर्सन सतीश श्रीवास्तव के साथ रागनी पांडे, न्यूज इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लॉकडाउन के दौरान घर लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने का जो वादा किया था, उसे पूरा कर रही है। गोंडा में 55 कामगारों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया गया। इन कामगारों से तालाब की सफाई और अन्य कार्य लिए जा रहे हैं। वहाँ से मैं पैदल चला था कुछ तक की, फिर इसके बाद में रास्ते में बस पकड़ी, यहाँ तक आया घर तक। घर पे कुछ दिन में गेहूँ काटा, उसके बाद में यहाँ नरेगा में काम चालू हुआ, नरेगा में काम करने लगे। जनपद हरदोई में कल सभी बीडीओज़ की बैठक करी गई
और ये चीज़ सुनिश्चित करी गई कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए मनरेगा पे खासकर जोर दिया जा रहा है। हम लोगों ने जितने भी जल संचयन के संबंधित कार्य हैं उनको तत्काल शुरू कराने के निर्देश दिए गए हैं। लगभग 1200 ग्राम पंचायतों में काम शुरू हो गए हैं और जो थोड़ी ग्राम पंचायतें रह गई हैं जहां काम किसी कारणवश नहीं शुरू हो पाए हैं या कुछ जल संचयन के काम जो अभी नहीं शुरू हो पाए हैं, उसके लिए 2 दिन का एक विशेष अभियान भी चलाया गया है जिसमें जिले से नोडल ऑफिसर हर ब्लॉक पे भेजे गए हैं और उनका ये काम होगा कि अगले 2 दिन के अंदर जिले की हर ग्राम पंचायत में नरेगा का काम शुरू हो जाए। जो भी लोग बाहर से लौट कर आए हैं उनके अगर एक्टिव जॉब कार्ड नहीं बने हैं तो उनके तत्काल जॉब कार्ड बनाए जाए। पूरा प्रयास ये करा जा रहा है कि जो भी प्रवासी मजदूर जनपद हरदोई में लौट कर आए हैं उनको तत्काल नरेगा या किसी अन्य योजना में काम मिले जिससे उनकी आमदनी भी हो सके और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सके। बिजनौर के 3 बंदर चौराहे के पास ग्राहक को लेकर 2 दुकानदार आपस में भिड़ गए। दोनों में विवाद इतना बढ़ा कि दोनों दुकानदारों में मारपीट शुरू हो गई। वहां से गुजर रहे एक राहगीर ने मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस मारपीट के बाद सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची 112 पुलिस दोनों दुकानदारों को थाने ले आई। बताया जा रहा है कि जूता खरीदने आए ग्राहक की अपनी अपनी दुकानों में बुलाने को लेकर दोनों दुकानदार आपस में भिड़ गए। यहाँ पे ये एकदम से आए, इन्होंने सारा जूते वूते सब गिरा दिए और मेरा साथ को मारने लगा। ये सारे इनके चेले वेले इन्होंने डिब्बे उब्बे सब गिरा दिए, सारे डिब्बे उब्बे फोड़ दिया हमारे और डंडे से मारा, विजय मारा इनके लौंडे ने और पैसे भी सारे उनके जेब में रखे थे, सारे निकल गए। 15,000 रुपये थे। हापुड़ में हापुड़ पिलखुआ विकास प्राधिकरण की आवासीय प्रीत विहार कॉलोनी में असुविधाओं के कारण सैकड़ों मकान मालिकों ने अपने अपने घरों के बाहर ये मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए हैं। असुविधाओं के चलते मकान बेचकर पलायन करने के लिए ये लोग मजबूर हो गए हैं। सैकड़ों परिवारों ने HPDA की आवासीय प्रीत विहार कॉलोनी में ये सोचकर महंगे दामों में मकान खरीदा था कि VIP कॉलोनी होने के कारण उनको सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन मकान मालिकों की माने तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। HPDA की प्रीत विहार आवासीय कॉलोनी में बिजली, पानी, सीवर, सड़क और पार्क आदि की कोई सुविधा नहीं है, जिससे लॉकडाउन के दौरान लोगों को समस्याएं हुई। अब इस कॉलोनी में 100 से भी अधिक मकानों के आगे बिकाऊ है का पोस्टर लग गया है। हालांकि जब HPDA के अधिकारियों से बात की गई तो इस मामले में जांच की बात कही गई। और मैं पिछले 8 साल से यहाँ पे मकान बना के रह रहा हूँ। यहाँ पे एक तो बिजली पानी की सप्लाई नहीं यहाँ पे दे रखी है इन्होंने। टंकी खड़ी हुई है, 20 साल पुरानी टंकी है, लेकिन पानी की सप्लाई किसी भी मतलब कॉलोनी में किसी भी घर में नहीं है इनकी सप्लाई। दूसरी मेन है सड़क में आए दिन सारी मतलब टूटी हुई पड़ी है, सारी मतलब रोडी अलग है और आए दिन मतलब मोटरसाइकिल स्किट होती रहती है यहाँ पे। हमने कम से कम 10 दफ़े जो है बोल रखा है प्राधिकरण को, एप्लीकेशन दे रखी है, सभी प्रीतवासियों ने मिलकर दे रखी है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, प्रीत विहार के लिए फंड नहीं है, लेकिन आनंद विहार के लिए उनके पास काफ़ी फंड है। हम लगभग यहाँ 10 वर्षों से निवास कर रहे हैं। इस कॉलोनी को बने विकसित हुए 20 वर्ष हो चुके हैं, परंतु अभी तक यहाँ सुविधाओं का इतना अभाव है कि बिजली, पानी, सड़क और सीवर जो हमने सारे चार्ज दिए हैं। वैसे प्राधिकरण कहता है कि कच्ची कॉलोनी हम नहीं कटने देंगे और जो प्राधिकरण की स्वयं की कॉलोनी है उनमें सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। पानी की टंकी 100 पीस बनी हुई खड़ी हुई है। कोई भी जब व्यक्ति मकान बनाता है तो उसमें उसको समरसेबिल लगाना पड़ता है और जब वो मकान बनाने के लिए आता है तो उसको 1,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से टैंकर लाना पड़ता है। जबकि माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने कह रखा है कि जल का दोहन नहीं होना चाहिए, समरसेबिल कम से कम लगने चाहिए, परंतु प्राधिकरण के अधिकारी मुख्यमंत्री जी के आदेश को अवहेलना कर रहे हैं। यहाँ पे नहीं तो रोडों की सुविधा है, रोड बिल्कुल बेकार हुए पड़े हैं, और नहीं यहाँ पे पानी की सुविधा है। टंकी नाम को टंकी लगा दी, आज तक पानी नहीं आया है, और नहीं यहाँ पर सीवर लाइन की सुविधा है बिल्कुल भी। इससे इन लोगों ने सबों ने पोस्टर लगा दिए कि ये मकान बिका हुआ है। नहीं, ये इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अभी आपके द्वारा ही इस चीज़ को संज्ञान में लाया गया है। मैं टीम भेज के पहले इसको दिखवा लेता हूँ क्या मामला है और ऐसा किसके द्वारा किया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग स्वयं जाके देखते हैं और शाम को आप भी टहल देख सकते हैं। लाइट वगैरह सब दुरुस्त है, सफाई लगातार कराया जा रहा है, सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है लॉकडाउन के दौरान। तो किसके द्वारा किस चीज़ पे आपत्ति की गई है, क्या समस्या है, उसको मैं फिर पुनः दिखवाता हूँ
अगर कोई समस्या निकलती तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी के विरोध में लामबंद हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। धारा 144 का उल्लंघन करने पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सहित 9 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि शांतिपूर्वक लल्लू की रिहाई के लिए वो जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आए थे, लेकिन पुलिस ने जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया। जिला प्रशासन ने सिर्फ 5 लोगों को ज्ञापन सौंपने की अनुमति दी थी, लेकिन पुलिस ने 9 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। हमने कोई चोरी नहीं करी है, डकैती नहीं डाली है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अजय कुमार लल्लू जी मानवों की सेवा कर रहे थे तो उनको जेल में डाल दिया। हम आज अपनी बात रखने के लिए जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं तो उन्होंने मुकदमे की धमकी दे रहे हैं। अब वो मुकदमा लिखवाएं, जेल में डालें या फांसी पे चढ़वा दें, सब चीज के लिए तैयार हैं। धारा 144 मक्का में लागू है। इन्हें इस संदर्भ में पहले ही अवगत करा दिया गया था कि जो है 5 से अधिक व्यक्ति नहीं आएंगे, लेकिन ये काफी संख्या में आ गए, करीब 25-30 की संख्या में यहाँ पर आकर इकट्ठे हो गए और इन्होंने जो है संख्या बल का पालन नहीं किया है। और ये भी सुनने में आया है कि इन्होंने कुछ अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया है, इसलिए अब तक करीब 8-9 लोगों को जो है अरेस्ट किया गया है। बिजनौर के नेटौर थाना क्षेत्र में गारोपुर इलाके में एक नौकर राजकुमार ने रुपए न मिलने पर अपनी मालकिन उर्मिला देवी की पीट कर हत्या कर दी। आरोपी नौकर ने डंडे से सिर पर वार करके बुजुर्ग महिला उर्मिला की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। जिस समय हमला हुआ, बुजुर्ग महिला सो रही थी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के घर वालों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर नौकर की तलाश शुरू कर दी है। डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली, ग्राम गारोपुर में एक महिला की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर यहाँ पर हम लोग पुलिस बल के साथ आए, देखे तो एक महिला जो अपने बिस्तर पर ही मृत अवस्था में पड़ी थी, जिसके सिर पर काफ़ी चोट के निशान थे। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि इसकी हत्या किसी डंडे से या की गई है और कोई रंजिश के तहत की गई है। जानकारी करने पर ये भी ज्ञात हुआ कि यहाँ पर एक इनका नौकर जो बचपन से रहता था, इस समय करीब 30 साल का हो चुका है, उसके द्वारा हत्या किया जाना ये ज्ञात हुआ है। इस संबंध में नामजद तहरीर उसी के खिलाफ प्राप्त हुई है और मुकदमा लिख करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। लखीमपुर खीरी के थाना क्षेत्र नीमगांव के शिवाला तिराहे के पास अज्ञात वाहन से बाइक सवारों की टक्कर हो गई, जिससे बाइक में आग लग गई और बाइक सवार 2 लोग आग की चपेट में आ गए। दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मौके पर पहुंची डायल 112 ने मृतकों को जिला मुख्यालय पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। अभी तक मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। मामला काफी देर तक तहसील मितौली सर्किल के नीमगांव और मितौली थाने के बीच सीमा विवाद में ही उलझा रहा। संभल में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस की पशु तस्करों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक तस्कर घायल होने के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा है, जबकि एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है। 2 पशु तस्कर फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी तलाश जारी है। गिरफ्तार किए गए तस्कर का नाम मारूफ है। एसपी यमुना प्रसाद ने बताया कि मुठभेड़ में घायल बदमाश और कांस्टेबल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जनपद संभल में थाना हयात नगर क्षेत्र में बवैना के पास पुलिस मुठभेड़ हुई है। ये एक बोलेरो में कुछ पशु तस्कर थे जो संभल की तरफ से आ रहे थे और इन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो इन्होंने पुलिस पे फायर किया, जिसमें एक हमारा कांस्टेबल घायल हुआ है और ये एक अपराधी जो मारूफ है वो घायल हुआ है। दोनों को हॉस्पिटल भेजा गया है। इसके 2 साथी मौके से फरार हो गए हैं। एक अरशद और फ़हीम, इनकी कॉम्बिंग की जा रही है, लगातार तलाश जारी है और वहाँ इनके पास से एक बोलेरो, एक तमंचा, कारतूस ये सब बरामद हुए हैं। बाकी विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज हरिद्वार से चलकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन लखीमपुर खीरी पहुंचेगी। लखीमपुर पहुंचने वाले सभी श्रमिकों के लिए प्रशासन ने खास तैयारियां की हैं। कई श्रमिक जिन्हें नेपाल जाना है उनके लिए गौरी फंटा और जिले से बाहर जाने वाले श्रमिकों को भोजन और मेडिकल जांच के बाद बसों से भेजा जाएगा। ट्रेन हरिद्वार से आनी है। अभी उसका एग्जैक्ट टाइमिंग वहाँ से चलने का अभी जानकारी में नहीं आया है। हम एसपी साहब, सीएमओ साहब और स्टेशन सुपरिटेंडेंट सभी लोग यहाँ भ्रमण कर लिए हैं और सारी तैयारियां हो गई हैं। हम लोग 3 एंगल पे काम कर रहे हैं कि उसमें कुछ नेपाल के नागरिक हो सकते हैं, कुछ गैर जनपद के नागरिक हो सकते हैं, कुछ हमारे जनपद के नागरिक हो सकते हैं। तो जो गैर जनपद के नागरिक होंगे उनको यहीं से सीधे बसों में बैठा करके उनके जनपदों को भेज दिया जाएगा। जो नेपाल के नागरिक होंगे उनको गौरी फंटा भेज दिया जाएगा और जो यहाँ के होंगे उनको शेल्टर होम ले जाया जाएगा और वहाँ पे
पुनः उनकी एक बार स्क्रीनिंग करके उनको किट देते हुए, किट पैकेट देते हुए फिर उनको रवानगी की है। हरदोई जनपद के पिहानी थाना क्षेत्र में कुछ युवकों को मृतक बंदर का अंतिम संस्कार करना भारी पड़ गया। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर थाने के हवालात में पहुंचा दिया। पिहानी थाना क्षेत्र के मंगरापुर निवासी शुभम और संजय ने पेड़ पर लटके एक बंदर का अंतिम संस्कार कर दिया, जिसके बाद शहादत नगर चौकी इंचार्ज रमेश यादव और अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ितों ने एसपी हरदोई अमित कुमार के पास शिकायत की है कि शहादत नगर चौकी पर 20,000 की रिश्वत मांगी और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी। एसपी ने जांच टीम गठित कर दी है और पीड़ित को आश्वासन दिया कि कोई भी पुलिसकर्मी दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग थाना पिहानी मंगरापुर ग्राम से आए हैं। हमारे गाँव में एक बंदर अचानक में मर गया था, पेड़ पे लटका हुआ था। तो वो अचानक हम लोगों ने उसको उतारा, उसका अंतिम संस्कार किया। हम लोग गांव में कुछ लोगों ने इकट्ठे होके, और इसी बीच किसी ने शिकायत कर दी पुलिस चौकी में शहादत नगर में। तो पुलिस वालों ने आके हम लोगों को पकड़ ले गई। सुबह 3-4 घंटे बिठा रखे, पैसों की मांग के, फिर जैसे तैसे हम लोगों ने 3,000 रुपये इकट्ठे करके पुलिस वालों को दिए, तो उन लोगों ने हम लोगों को छोड़ा। शासन के निर्देश पर बदायूं पुलिस ने गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनने के लिए एक अभियान शुरू कर दिया है, जिसके तहत गांव में छोटी से छोटी समस्या सुनकर उसका निस्तारण किया जा सके। सीओ संजय कुमार रेड्डी ने बिलसी थाना पुलिस के साथ बेरमई बुजुर्ग और बेहटा गुसाई समेत कई गाँव में पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुना। इस बीच लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की गई। शासन की मंशा के अनुरूप और अपने कप्तान साहब के आदेशानुसार हम लोग गांव-गांव जाके ग्रामीणों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। अभी हम जस्ट बैरमई बुजुर्ग थाना बिलसी जनपद बदायूं में मीटिंग की है। इसके बाद मैं बेहटा गोसाई जा रहा हूं। इसका मूल मकसद ये है कि कोई भी शारीरिक संबंधी विवाद ना हो, कोई झंझट ना हो, कोई झगड़ा ना हो, नाले संबंधी खड़ंजा, नाली, चक्रोट और कोई वैसा जैसे छेड़खानी का मामला गाँव में ना हो या बहू बेटी को कोई परेशान न करता हो, कोई सांप्रदायिक जातिगत तनाव ना हो। कोशिश हमारी यही है कि गाँव को शांतिपूर्ण ढंग से रखा जाए, कोई विवाद ना हो। शिकायतें सुनी जा रही हैं, लेकिन इसके बाद भी पहले प्रयास हो रहा है कि थाने पे आने से लोगों को पहले हम उनके गांव में पहुंच जाएं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।